डेड वन यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस कोर्स का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ्रेमवर्क वन, BCA सेमेस्टर 3 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में ये कोर सब्जेक्ट में आता है। जो लर्नर्स हैं वो BCA के स्टूडेंट्स, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस IT के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग BTech BE के कंप्यूटर साइंस IT के स्टूडेंट्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MSc IT, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA एंड BSc IT के बच्चे। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इंचार्ज श्री CJ पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज BCA, साकरचंद पटेल यूनिवर्सिटी विसनगर गुजरात। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट को जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि GUI क्या होता है। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, कोई भी कार में आप बैठते हैं तो उसके अंदर एक टैब होता है, या तो उसके स्टीयरिंग पे बहुत सारे बटन्स वगैरह होते हैं, और जो टैब होता है उसमें बहुत सारे आइकॉन्स है। हम रेडियो, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, इंटरनेट कनेक्टिविटी, गूगल मैप, GPS, बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक टैब में जितने भी आइकॉन्स होते हैं और जो वो यूजर इंटरफेस बनाया जाता है उसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब कि डेड सब्जेक्ट में सबसे पहली चीज यही आवश्यक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये GUI इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी तक आपने सी, एडवांस सी, डेटा स्ट्रक्चर और टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, जिसमें आपको GUI बेस कर्सर नहीं था, मेनू नहीं था। नो डाउट MS ऑफिस में मेनू था, बट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो टिपिकल C++, डेटा स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दैट। तो अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी, और फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी में सबसे मेन चीज होती है वो है GUI। उसके एडवांटेज है, ये यूजर फ्रेंडली इंटरेक्शन देता है, जैसे कि आपको मैंने बताया वैसे आइकॉन्स वगैरह से काम चलता है। एनहेंस प्रोडक्टिविटी का मतलब है इससे बहुत सारी चीजें एज अ प्रोडक्टिविटी हम लोग ग्राफिक्स के स्वरूप में दिखा सकते हैं। रिड्यूस लर्निंग टाइम मतलब कि इसके डेवलपर आराम से इसको डेवलप कर लेते हैं, और जो एंड यूजर है उसको कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं रहती है, वो लर्निंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब है ये विजुअली सब कुछ दिखाता है। ग्राफिक्स, आइकॉन्स, इमेजेस, साउंड्स, वीडियोस। कंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर हम कंटिन्यूस चेंज कर सकते हैं या उनके लेआउट चेंज कर सकते हैं, जिससे हर बार एंड यूजर को एक नए एनवायरनमेंट का फीलिंग मिलता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिबिलिटी का मतलब है मेजोरिटी GUI एप्लीकेशन जो होती है, जिसको फ्रंट एंड कहा जाता है या जो यूजर इंटरफेस कहते हैं, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी चलती है, वेबसाइट में भी चलती है, स्मार्टफोन एंड्रॉयड में भी चलती है, iOS में भी चलती है। सो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म यूनिक्स, लिनक्स हर जगह पे चलती है। इम्प्रूव्ड एरर हैंडलिंग, ट्रेडिशनल C लैंग्वेज की कंपैरिजन में ये एरर को जल्दी सॉल्व भी करता है और आपको एरर शो भी जल्दी कर देता है, इसलिए एरर हैंडलिंग बहुत इम्प्रूव या फास्टर हो सकता है। और लास्ट एडवांटेज है मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। इसका मतलब है मार्केट के अंदर इसकी कॉम्पिटिशन्स अच्छी है या इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, और उसमें जॉब और अच्छी नौकरी की चांस होते हैं। सो GUI क्यों पढ़ना चाहिए वो हमने देखा, और GUI है वो बेस है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अब जो आपके सामने पिक्चर है वो हम लोग केस स्टडी के हिसाब से देखेंगे। फ्रंट एंड किसको कहते हैं, बैक एंड किसको कहते हैं, और फुल स्टैक डेवलपमेंट किसको कहते हैं। पहले जो हमारी इमेज है जहाँ पे मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, ये इंटरनेट का सर्वर है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं। यहाँ जो ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स दिख रही है
वो है इंटरनेट का माध्यम, जहाँ से हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट रिसीव करते हैं। और ये है हमारी वेबसाइट, जो कि एक डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, मोबाइल में या टैबलेट में खोला जाता है। तो आपने ये समझा कि ये जो है वो फ्रंट एंड है, जहाँ वेबसाइट दिखती है, जहाँ वेबसाइट अपलोड की गई है, जिसको हम लोग सर्वर साइड कहेंगे या बैक साइड कहेंगे। और बीच में यहाँ पे जो ये दिख रहा है, जो ISP कहूँगा मैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि हमने इस इमेज के द्वारा जाना कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। ओके, अभी हम लोग ये दूसरी इमेज के बारे में थोड़ा समझेंगे, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ देखिए कि आप, ये एक यूजर है, वो वेबसाइट के अंदर कुछ डेटा डाल रहा है, फिर यहाँ कुछ नोटिफिकेशन जैसा आया। नोटिफिकेशन के लिए वो एक टैबलेट में या छोटे से लैपटॉप में गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने चेक किया कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है या कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो सेव हुआ कि नहीं। मतलब कि ये फ्रंट एंड बैक एंड, और आप जो जो काम कर रहे हैं वो सब काम आपके बैकएंड में या आपके डेटाबेस में आ रहा है कि नहीं। तीसरी इमेज है फ्रंट एंड, ताकि एक वेबसाइट या ऐप में से आप डेटा ट्रांजिट करते हो। फिर बैकएंड, मतलब कि आपने जो डेटा डाला है, डेटा अपडेट किया है या डेटा का रिकॉर्ड डिलीट किया है, वो डेटाबेस में तो आया, पर वो डेटाबेस बहुत बार बहुत सारी अलग अलग सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग फुल स्टैक कहेंगे। चलिए, हम लोग जो केस स्टडी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जो यहाँ रेड फॉन्ट में दिखाया गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी एक विद्यार्थी ने एक स्टेशन X से एक स्टेशन Y तक जाने के लिए बस या ट्रेन या फ्लाइट सर्च करने का एक प्रोग्राम बनाया, जिससे मैं सोर्स स्टेशन और टारगेट स्टेशन, मतलब जहाँ से जाना है वो, और जहाँ तक जाना है, डेस्टिनेशन स्टेशन डालूंगा, और बसेस, ट्रेन और फ्लाइट्स मिलेंगी। इसको एक छोटे से प्रोग्राम के स्वरूप में देखिए, इसको एप्लीकेशन कहूँगा। दूसरा एग्जांपल, उससे थोड़ा आगे जाते हुए, बस की टिकट का स्टेटस। मान लीजिए कि X स्टेशन से Y स्टेशन जाने के लिए 10 बसें मिली। उस 10 बस को लिस्ट करके दिखाना, मतलब एक प्रोग्राम या एक छोटा सा एप्लीकेशन कहूँगा। बट नंबर 2 में जो लिखा गया है वो आप सबके लिए जरूरी है। बस की टिकट का स्टेटस। 10 बस में से मुझे तीसरे नंबर की बस है, जो रात को 9 बजे को चलेगी और सुबह 7 बजे को मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी। मैं उस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मुझे ये मालूम होना चाहिए कि उसमें कितनी टिकट रिमेनिंग है। वो बस फुल है, 5 टिकट लेफ्ट है, 10 टिकट लेफ्ट है। ये सब चीज़ आप ऑलवेज अपने बुक माई शो की ऐप में, जब आप मूवी का टिकट बुकिंग करते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि फिलिंग फास्टर, जो टिकट बाकी है वो सब वहाँ पे दिखती है। जो टिकट बुक हो गई है वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो इसको मैं प्रोजेक्ट कहूँगा। मतलब कि जो 2 नंबर का एग्जाम्पल है वो एक प्रोजेक्ट हुआ, जो कि प्रोग्राम और एप्लीकेशन से बड़ा है। अब तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं फुल स्टैक के साथ कंपेयर करूंगा, बट और बस टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग का मतलब है, टिकट का स्टेटस देख लिया हमने, बट जब कोई तीसरे नंबर की बस जो रात को 9 बजे से चलेगी और सुबह 6 बजे पहुंचाएगी, उसका एक बस का सीटर या स्लीपर सीट मैंने बुक कर लिया, और बुक करने के बाद मैं पेमेंट में जब जाऊंगा, तो मैं UPI पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से जो पेमेंट करके मेरी टिकट कंफर्म कर पाऊंगा। ये एक थर्ड पार्टी सर्विस हुई, जिसमें पेमेंट की सुविधा होती है। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हो, जो तीसरी इमेज में मेरा कर्सर जा रहा है, इसको फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब कि थर्ड पार्टी सर्विसेज, जैसे कि जीपे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, UPI पेमेंट, फोन पे या डेबिट कार्ड, कहीं से भी आप पेमेंट करके उस प्रोसेस को पूरा कर पा रहे हो। सो दिस इज फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। कभी कभी फुल स्टैक डेवलपमेंट में
फीडबैक कस्टमरों के पास से भी लिया जाता है, जैसे कि बस कैसी रही, बस की मुसाफरी कैसी रही, बस की क्लीनलीनेस कैसी रही, टाइमिंग कैसी रही, उसका ड्राइविंग स्टेटस क्या रहा, अंदर वाईफाई चल रहा था कि नहीं चल रहा था, उसके हिसाब से यूजर के पास से फीडबैक लिए जाते हैं। और वो फीडबैक के हिसाब से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है आईटी में या कंप्यूटर साइंस में, वो है डेटा एनालिसिस। पावर बीआई, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेजेस, आर लैंग्वेज भी इसको कर पाता है। तो डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के द्वारा फुल स्टैक डेवलपमेंट में कौन सी बस पॉपुलर है, कौन सी बस के रिव्यू क्या है, यूजर के रिव्यू क्या है। बहुत बार आप डेटा एनालिटिक्स का यह उदाहरण अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और डिसीजन में होते हैं, तब आप बहुत बार बेस्ट सेलर, यूजर्स चॉइस, अमेजोन चॉइस, ऐसी सब चीज जो देखते हैं वो डेटा एनालिटिक्स है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपने जाना फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। जो मैंने बताया वही है। आजकल आईटी के अंदर 3 टाइप के डेवलपर है। फ्रंट एंड के लोगों को क्या सीखना चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, फाउंडेशंस, बैकबोन फ्रेमवर्क्स। बैकएंड डेवलपर यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा PHP, पाइथन, रूबी सर्वर, प्रोग्रामिंग, SQL, ओरेकल, क्योंकि ये डेटाबेस को संभालने वाले लोग होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन में रहते हैं, या ये टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी ग्रिपिंग होनी चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर जो होते हैं उनको ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। बोथ द साइड, फ्रंट एंड एंड बैक एंड पे ग्रिपिंग होनी चाहिए। मतलब कि मैं शॉर्ट में बताऊं तो फ्रंट एंड है वो बॉलर है, बैक एंड है वो मे बी बैट्समैन एंड विकेट कीपर है। बट फुल स्टैक डेवलपर जो होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं। उनको फील्डिंग भी अच्छी आती है, बॉलिंग भी अच्छी आती है, बैटिंग भी अच्छी आती है, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग MS धोनी को समझ सकते हैं कि फ्रंट एंड कैन डू the creation of user-friendly web pages, God of screen visions, functionality able to create, solve the user-centric issue। मतलब जो डिजाइनिंग करते हैं, लेआउट बनाते हैं, यूजर इंटरफेस बनाते हैं, उन उनको फ्रंट एंड डेवलपर कहा जाएगा। बैक एंड डेवलपर कैन डू द बिल्डिंग एंड द मेंटेनिंग ऑफ वेब सर्वर एप्लीकेशंस, डेटाबेस, ensuring फ्रंट एंड ऑपरेशन आर स्मूथ। मतलब फ्रंट एंड में किसी ने साइन अप किया, लॉगिन किया, कोई अपडेट किया, कोई प्रोडक्ट डिलीट किया, तो वो सब मेंटेनेंस ऑफ डेटा, जिसमें नया डेटा इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, शेयर होता है, ये सब चीज़ मेंटेनेंस में आती है। और वो सब काम जो करते हैं वो बैक एंड डेवलपर करते हैं। फुल स्टैक डेवलपर कैन डू मोस्टली बैक एंड वर्क। मतलब फुल स्टैक डेवलपर के पास 65 to 70% बैकएंड की स्किल होनी चाहिए, बट आर ऑल्सो अडेप्टेड एट फ्रंट एंड लैंग्वेज एंड मैनिपुलेट हाउ द साइट लुक्स ऑन द यूजर एंड। मतलब कि एक बार वेबसाइट या प्ले स्टोर की ऐप या iOS या एप्पल स्टोर की कोई ऐप कैसी दिखती है यूजर के साइड, कितने कम समय में वो ऐप प्ले स्टोर से लोड होती है, कितने लोगों ने उसको एनालाइज किया है, कितने स्टार मिले हैं, कितने रिव्यू मिले हैं, वो सब फुल स्टैक डेवलपर के पास हर एक प्रकार की जिम्मेवारी होती है। फ्रंट एंड आर फ्रंट एंड डेवलपर आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव एंड एम्पैथेटिक। मतलब कि जिनके पास थोड़ा डिजाइनिंग का नॉलेज, कलर कॉम्बिनेशंस, लेआउट बनाना, यूजर फ्रेंडली फ्रंट एंड बना के रख देना, यूजर इंटरफेस को क्रिएट करना, ये सब फ्रंट एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर आर एनालिटिकल, फास्ट कंपोज, लॉजिकल एंड डिटेल्स ओरिएंटेड। मतलब कि इनके पास हर एक चीज का लॉजिकल सॉल्यूशन, जिसमें प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सब चीज ज्यादातर जिसमें आती है वो है बैक एंड डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर आर
इनोवेटिव, डिसिप्लिन एंड मल्टीटास्कर। मतलब ये हुआ कि ये हर चीज कर सकते होने चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर होते हैं वो मल्टीटास्कर्स होने ही चाहिए। जैसे कि बताया था वैसे वो ऑलराउंडर भी माने जाते हैं। अभी आपके कोर्स के अंदर बीसीए में फ्रंट एंड और बैक एंड का कंपेरेटिव स्टडी आ सकता है। फ्रंट एंड मतलब टू क्रिएट द यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस बाय एलिमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक ब्लू कलर की स्क्रीन में टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन और लास्ट में सबमिट बटन। बहुत सारी वेबसाइट में या ऐप में आपने अपना साइन अप अकाउंट कर खोलने के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो टूल्स आते हैं, कंपोनेंट आते हैं, वो फ्रंट एंड डेवलपर यूज करता है। बैकएंड के अंदर प्रोसेस क्या आता है? लॉजिकल चीज है, डेटा का वैलिडेशन, डेटा को डेटाबेस तक पहुंचाना, डेटाबेस का स्ट्रक्चर करना, और जो भी वेबसाइट है या प्ले स्टोर है या जो कोई ऐप है उसका बैक साइड मतलब कि डेटाबेस का साइड पावरफुल करना। फोकस हाउ वेबसाइट और एप्लीकेशन लुक्स। फ्रंट एंड का मेन मतलब होता है कि वेबसाइट या आप जो ऐप बनाएंगे उसका लुक। बैकएंड का हाउ वेबसाइट और एप्लीकेशन कैन वर्क फास्टर एंड फास्टर, मतलब वो बहुत कम साइज में यूजर को जल्दी रिस्पॉन्स करनी चाहिए, यूजर का डेटा फास्टर डेटाबेस में आना चाहिए, उसका लुक अच्छा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडलीनेस फ्रंट एंड बताता है बट उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा होना चाहिए अच्छा, जिसमें आपको तुरंत मैसेज आ जाए कि योर पेमेंट डन, योर डेटा सेव्ड, समथिंग लाइक दिस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किए फ्रंट एंड के लिए जो चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज सीखने जैसी है वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये कंपोनेंट डिजाइनिंग टूल्स के रिलेटेड है। बैकएंड के लिए लोगों को या यूजर को या स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए PHP, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स। ये मैक्सिमम अभी जो डिमांड में है वो टेक्नोलॉजी डिस्कस की। जो टेक्नोलॉजी है वो लास्ट में विजुअल स्टूडियो कोड्स, गिटहब, रिएक्ट जेएस, ये सब टेक्नोलॉजीज आजकल मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। बैकएंड के अंदर यदि मैं बात करूँ तो सर्वर्स लाइक अपाचे टॉमकैट सर्वर, HTTPS सर्वर, और यदि सर्वर है, डेटाबेस है तो उसकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी के लिए जब आप कोई वेबसाइट में डेटा डालते हैं या प्ले स्टोर की ऐप में डेटा डालते हैं तो उसमें होता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो वेबसाइट की सिक्योरिटी भी ये बैकएंड साइड पे होती है। बैकएंड फ्रेमवर्क यदि आप हाडूप, मोंगोडीबी, MySQL ऐसे एडवांस डेटाबेस या ओरेकल को यूज करते तो वो डेटाबेस का फ्रेमवर्क जानना भी जरूरी है। अब है .NET फ्रेमवर्क की बारी। यस फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज लर्निंग एस्पेक्ट के इम्पोर्टेंट है तो ये है, ये आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है वो है फ्रेमवर्क। सबसे पहली चीज जहाँ मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, आप देख रहे हैं विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, C# लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जावा शार्प लैंग्वेज है। बहुत सारी लैंग्वेज इकट्ठा होके उस लैंग्वेज के कॉमन स्पेसिफिकेशन क्या है, इसीलिए दूसरा कंपोनेंट है CLS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। क्योंकि हम जानते हैं अभी तक आपने BCA सेमेस्टर 1 to 3 में पढ़ चुके हैं कि हर एक लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होती है, वेरिएबल होते हैं, इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट लाइक डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, ये सब चीज़ों के कॉमन कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे CLS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। तो पहले लेयर में हमने ये देख लिया .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर में कि वेरियस लैंग्वेजेस आर देयर। दूसरे लैंग्वेज में थोड़ा रिसर्च करके ये देख लिया कि भाई अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उसमें डेटा टाइप अलग अलग डिक्लेयर होती है। जैसे कि C लैंग्वेज में आप देखोगे तो आप इंटीजर के लिए INT यूज करते थे, फ्लॉट के लिए फ्लॉट यूज करते थे, स्ट्रिंग के लिए CHAR और एरे यूज करते थे। तो ये सब जो लैंग्वेज है
उसके कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को, डेटा टाइप को, वेरिएबल को, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट को, सबको जानना होता है। तो ये दो ब्राउन कलर हुए। अब हुआ है जो स्काई ब्लू कलर में आ रहा है वो है CTS, कॉमन टाइप सिस्टम। ये सब लैंग्वेज के कॉमन वेरिएबल, कॉमन डेटा टाइप, लैंग्वेज के स्पेसिफिकेशन के बाद उस लैंग्वेज में कौन कौन से टाइप के एप्लीकेशंस या सिस्टम बन सकते हैं। जैसे मेरा कर्सर अभी स्क्रीन की राइट साइड में घूम रहा है, विंडोज एप्लीकेशन, वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए एक्टिव सर्वर पेजेस .NET मतलब कि ASP.NET, जिसके द्वारा हम लोग वेब फॉर्म या वेब पेजेस बनाते हैं। इसी को थोड़ा एडवांस में ले जाएंगे तो होगा वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज मतलब बहुत बार वेबसाइट में आपको ईमेल पे OTP आता है, बहुत बार आपको अपने मोबाइल के अंदर OTP आता है। तो जो वेबसाइट है उसमें थर्ड पार्टी सर्विसेज बहुत काम करती है आजकल, जिसको हम लोग वेब सर्विसेज कहेंगे या वेब सिक्योरिटी के पैचेस कहेंगे। तो ये है वेब सर्विसेज। तो CTS में हमने ये जाना कि कॉमन टाइप सिस्टम में हम लोग अलग अलग प्रकार की सिस्टम बना सकते हैं, विंडोज, वेबसाइट, वेब सर्विसेज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन वेब सर्विसेज और वेबसाइट क्या है। वेब सर्विसेज माने कि आपके ईमेल पे OTP आना, आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसकी पासवर्ड रीसेट करने की लिंक जाना, आपके मोबाइल के अंदर OTP आ जाना और OTP डालोगे तभी पेमेंट होगा। ये सब वेब सर्विसेज में आते हैं जो थर्ड पार्टी होती है, जिसको वेब सिक्योरिटी भी कहा जाता है। फिर आया ADO.NET, एक्टिवेक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे उसका डेटा डेटाबेस तक पहुंचाने का काम जो करेगा वो है ADO.NET। ADO.NEट है वो एक फ्रेमवर्क है, जो अभी आप .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो वैसा ही आपको एडवांस सेमेस्टर में मतलब कि सेमेस्टर 4 के अंदर ADO.NEट आर्किटेक्चर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप इसके माध्यम से डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को सर्च करना, सब सीखोगे। और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है वर्ल्ड का इतना लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज से बना हुआ डेटाबेस जो कि बहुत फास्टर है। आपने अपनी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम जब पास की तो एक SMS के द्वारा बोर्ड्स ने, स्टेट बोर्ड्स ने या CBSE बोर्ड ने या गुजरात बोर्ड ने आपको अपना रिजल्ट बाय मैसेज, जब आपने अपना रोल नंबर ऐड करके मैसेज भेजा था तो आपको रिजल्ट दिख गया था। तो ये फास्ट रिजल्ट आना वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फिर जो आप एप्लीकेशन बनाओगे, डेटा डेटाबेस तक पहुंचाओगे, तो उसके लिए जो लाइब्रेरी होगी उसका बेस होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा बेस क्लास लाइब्रेरी और क्लास लाइब्रेरी। जब आप कोई छोटा सा प्रोग्राम या एप्लीकेशन बनाते हो तब आप क्लास लाइब्रेरी का यूज करते हैं, क्योंकि C++ में आपने जाना है ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस वगैरह को। तो क्लास लाइब्रेरी के द्वारा छोटे प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन बनते हैं। पर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, फुल स्टैक डेवलपर में जाते हैं, तब आपको जरूरत पड़ती है बेस क्लास लाइब्रेरी की। बेस क्लास लाइब्रेरी आपके डेटा को सर्वर तक पहुंचाना, सर्वर में डेटा इंसर्ट करवाना। बहुत बार जब आप वेबसाइट पे काम करते हो या प्ले स्टोर की ऐप पे काम करते हो तब आपका डेटा वेबसाइट, वेबसाइट मतलब कि इंटरनेट, इंटरनेट मतलब कि www तक आपका डेटा पहुंचाना, वहाँ डेटा इंसर्ट करवाना, अपडेट करवाना, डिलीट करवाना। तो ये जिसके माध्यम से होता है वो है बेस क्लास लाइब्रेरी, BCL। और जब आप छोटे छोटे प्रोग्राम ऑफलाइन अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में करते हैं एज अ डेवलपर, छोटे छोटे प्रोग्राम, तो बेस नहीं आएगा, सिर्फ क्लास लाइब्रेरी आएगी। जैसे कि C लैंग्वेज के अंदर printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन, ये उनकी लाइब्रेरी stdio.h नाम की जो हेडर फाइल थी उसको क्लास लाइब्रेरी कहा जाता था। इसीलिए आप हैश इंक्लूड stdio.h लिखते थे, तब printf और scanf में कोई भी एरर नहीं आती थी,
क्योंकि वो थी क्लास लाइब्रेरी। पर जब आप एक वेबसाइट बनाओगे, एक प्ले स्टोर की ऐप बनाओगे, या एक एंड एप्पल का कोई एप्पल स्टोर के अंदर कोई ऐप बना के अपलोड करोगे, तो आपका डेटा मोबाइल से सैटेलाइट मतलब www वहां तक पहुंचाने के लिए जो लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी वो है बेस क्लास लाइब्रेरी। ओके, ये ब्लू कलर का जो सेक्शन था वो हो गया। अब होता है ये सभी लैंग्वेज की सभी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ रन कॉमनली कैसे करें। एक बार फिर से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सभी लैंग्वेज के स्पेसिफिकेशन, जो अलग अलग लैंग्वेज है उसकी सभी एप्लीकेशंस, जो आपने किसी ने विंडोज़ एप्लीकेशन बनाई, किसी ने वेबसाइट बनाई, किसी ने प्ले स्टोर की ऐप बनाई, किसी ने एप्पल स्टोर की ऐप बनाई, किसी ने वेब सर्विसेज या डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड की, डेटा का ट्रांजैक्शन हुआ, बट उसको जब हम लोग रन करेंगे तो वो होगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये एकदम अलग से गोल्डन कलर का जो चीज या कंपोनेंट दिख रहा है डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर का, उसको कहा जाता है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो कि ये तय करेगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली है, उस लैंग्वेज के स्पेसिफिकेशन क्या है, आपने विंडोज एप्लीकेशन बनाई है, वेबसाइट बनाई है, प्ले स्टोर की ऐप बनाई है, या डेटा सिक्योरिटी या वेब सर्विसेज ली है, आपके प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में डेटा का इंटरेक्शन कैसे होता है, आपने क्लास लाइब्रेरी का यूज किया है कौन कौन सी, या बेस क्लास लाइब्रेरी का यूज किया है कौन कौन से, उस सभी को कॉमनली रन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर का, जिसको CLR कहा जाता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। फाइनली, जैसे कि मैं ये डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर में कितनी भी बार बोल चुका हूँ, वो आप विंडोज एप्लीकेशन बनाओगे तो विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 या जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें चलेगा। यदि आप वेबसाइट बना के उसको अपलोड करोगे तो वेबसाइट तो www होगा, तो www है वो फोन में भी खुलेगा, टैबलेट में भी खुलेगा, आप चाहो तो अपनी कॉलेज के लैब में जो डेस्कटॉप पे अभी काम कर रहे हो उसमें भी खुलेगा, या आप अपने घर पे लैपटॉप में बैठ के यूज करोगे तो उसमें भी खुलेगा। तो आपने ये सोचा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल जिसको iOS कहते हैं वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो भी वेबसाइट बनाते हो, जो भी प्ले स्टोर की ऐप बनाते हो या एप्पल स्टोर की ऐप बनाते हो, वो फाइनली कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होने वाला है, या वो वेबसाइट रन होने वाली है, जिसके द्वारा ये तय होता है, वो लास्ट कंपोनेंट ग्रे कलर का जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। तो फ्रेंड्स, माय डियर लर्नर्स, आपने टॉप टू बॉटम अप्रोच, जो अभी मेरा ब्लू कर्सर है उसको आप देखेंगे, यस, आपने टॉप टू बॉटम से ये जाना कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर किस तरह से लैंग्वेज के दो ब्राउन कंपोनेंट, दो दो रो जो ब्राउन है वो, जिसको हम CLS कहेंगे, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, फिर ब्लू कलर के 3 कंपोनेंट जिसको CTS कहा जाएगा, कॉमन टाइप सिस्टम, जिसमें विंडोज, वेबसाइट, प्ले स्टोर की ऐप, वेब सर्विसेज, डेटाबेस के अंदर एक्सेसिबिलिटी, आप बेस क्लास लाइब्रेरी BCL को कैसे यूज करते वो आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट था अलग अलग लैंग्वेज को कॉमनली रन करना, जो कि गोल्डन कंपोनेंट है, CLR, और जो रन हो रहा है, फिर वो प्ले स्टोर का ऐप हो, आईफोन का एप्पल स्टोर का ऐप हो, या वेबसाइट हो, वो कौन से ऑपरेटिंग में एग्जीक्यूट हो रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड्रॉयड में, या iOS में। तो आपने ये जाना इसके द्वारा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर के कंपोनेंट कितने हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर के कंपोनेंट को थोड़ा माइंड मैप्स के द्वारा समझते हैं। लैंग्वेज का मतलब है बहुत सारी लैंग्वेज, जिसमें विंडोज
फॉर्म मतलब VB.NET, ASP.NET मतलब वेबसाइट, ADO.NET मतलब कि जिसके माध्यम से आप डेटाबेस तक अपना डेटा इंसर्ट करवाएंगे, ऐड अपडेट डिलीट करवाएंगे, वो सब। तो ये लैंग्वेज होगी। लाइब्रेरी के अंदर क्लास लाइब्रेरी, बेस क्लास लाइब्रेरी, ये दोनों जिस फ्रेमवर्क के अंदर है उसको मैं बोलूंगा FCL, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। क्योंकि कभी कभी आप छोटे विजन के लिए या छोटे पर्पस के लिए सिर्फ CL यूज करते हैं, क्लास लाइब्रेरी। कभी कभी आपको अपना डेटा सैटेलाइट में जो सर्वर है या www है वहां तक पहुंचाना है, उसके लिए आप यूज करेंगे BCL, बेस क्लास लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की ज़रूरत ये पड़ेगी कि यदि आप एक ऐप बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो अच्छी तरह से समझिए। एक ऐप बनाते हैं, जो ऐप एज अ वेबसाइट भी खुलेगी, वो ऐप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी खुलनी चाहिए, और वो ऐप किसी के पास एप्पल का आईफोन है उसमें भी खुलनी चाहिए। तो ये तीनों अलग अलग फ्रेमवर्क है। हाँ, तो तीनों में एक एप्लीकेशन या एक प्रोजेक्ट या एक ऐसे फुल स्टैक डेवलपर आप सभी के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। यस, तो उसको कहा जाएगा FCL, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप बनाते हो, वेबसाइट हो, प्ले स्टोर की ऐप हो, एप्पल स्टोर की ऐप हो, या VB.NET का एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो, उसको रन करने के लिए कॉमनली जो कंपोनेंट जरूरी है वो है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और .NET फ्रेमवर्क ही एक ऐसा है जिसके अंदर 36 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट है, इसलिए CLR को समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। आपके सामने है सेल्फ लर्निंग असेसमेंट। ये जो सेल्फ लर्निंग असेसमेंट है, ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, BT। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये काम के हैं, और आप इस असाइनमेंट, सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट के द्वारा ये समझोगे कि क्वेश्चंस नई मेथड से, नई नई तरीके से कैसे पूछे जाते हैं। डिस्कस प्रोस एंड कॉन्स ऑफ GUI इन योर ओन वर्ड, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ GUI आपको डिस्कस करने अपने शब्दों में। हमने एडवांटेजेस देखे हैं, डिसएडवांटेजेस सेल्फ लर्निंग से आप ढूंढेंगे और लिखेंगे ये असाइनमेंट। एनालिसिस स्कोप ऑफ फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक विथ मिनिमम 4 पॉइंट। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है और फुल स्टैक क्या होता है, उसके 4 पॉइंट के हिसाब से आपको डिफरेंस देना है, कंपेरिजन करना है। थर्ड है कंपेरेटिव वर्ड ऑफ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एंड फुल स्टैक विथ सूटेबल एग्जाम्पल। जो बस सर्च के लिए हमने एग्जाम्पल दिया था इस वीडियो में, वैसा ही एक एग्जाम्पल रियल लाइफ का आप ढूंढेंगे। और किसको प्रोग्राम या एप्लीकेशन कहा जाता है, किसको प्रोजेक्ट कहा जाता है, और किसको फुल स्टैक एप्लीकेशन कहा जाता है, ये आपको कंपेरेटिव वर्ड में लिखना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल ढूंढ के। प्रोवाइड शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर कंपोनेंट। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि कोई लिया है इस वीडियो में है, तो वह है .NET फ्रेमवर्क के कंपोनेंट, जिसमें CLS, CTS, CLR, विंडोज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, वेब सिक्योरिटी, ADO.NET, XML, बहुत कुछ हमने जो डिस्कस किया वो सब कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। और मेंशन द फॉलोइंग एब्रीवेशंस, जो कि इसी वीडियो के अंदर हमने समझाया है, उसके फुल फॉर्म आपको देने हैं। GUI का फुल फॉर्म, CLS का फुल फॉर्म, CTS का फुल फॉर्म, CLR का फुल फॉर्म, CL का फुल फॉर्म, और BCL का फुल फॉर्म। सो थैंक यू सो मच वन एंड ऑल टू लर्न डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट 1, डेड 1, जो BCA के अंदर साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी की कॉलेज, श्री CJ पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज है, उसमें आता है। उसमें यूनिट 1 का
ऑलमोस्ट पार्ट हमने आज इस वीडियो के जरिए पूरा किया. So if you have any questions and doubt or any queries, you can ask into the comment of this video, or you can ask to my email. Thank you so much, one and all. Have a nice day.